चलिए भाई, आज के अब खबरों वाले स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स का तड़का तो हमने ऐड कर लिया बातचीत में, लेकिन फिर भी डिटेल में अब स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ा जाए और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। एक निफ्टी और दो वायदा बाजार के नंबर्स पे पहले रिजल्ट रिएक्शन। तो जो निफ्टी वाला है उससे शुरुआत कर रहा हूं, कोल इंडिया। हर्षदा, कैसा रहे कोल इंडिया? उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। आपको मुनाफे में 10% की गिरावट जरूर दिखाई देगी, लेकिन जो कंपनी ने डिलीवर किया है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। 7,941 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 6,500 करोड़ के आंकड़े की। तो काफी अच्छी स्थिति वैसे देखने को मिल रही है। रेवेन्यू आप देखिएगा फ्लैटिश है, 35,983 करोड़ के आसपास आता हुआ, लेकिन ये भी दरअसल एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। इबिटा फ्रंट पर अगर आप ध्यान दें तो 14% की गिरावट आपको दिखाई देगी। 10,513 करोड़ का इबिटा आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी 12,000 करोड़ से घट कर करीब करीब 8,251 करोड़ पर आएगा, तो उतना प्रेशर नहीं देखने को मिला। मार्जिन ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि ब्लेंडेड रियलाइजेशंस उसमें बेहतरी देखने को मिल रही है, जो एस्टिमेट से उससे बेहतर है, और इनका ई ऑक्शन का आंकड़ा भी एस्टिमेट से काफी ज्यादा बेहतर है। इसीलिए वो नंबर्स आपको पॉजिटिव साइड पर ही रखने चाहिए। जो कुल मिलाकर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी और इबिटा में दबाव है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसे काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने पोस्ट किया है। यस, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, और हाईलाइट रियलाइजेशंस एक्सपेक्टेशन से खासतौर पे ई ऑक्शन के काफी सॉलिड। चतुर्वेदी साहब, है क्या रडार पे कोल इंडिया? नहीं आशीष जी, कोल इंडिया पे तो हमारा कोई व्यू नहीं है और इसको हम अवॉइड ही कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, डेफिनेटली सीपीएससी ईटीएफ के थ्रू हम थोड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्ले करते रहते हैं, और उसमें जो हमें पसंद है वो है एनटीपीसी, हमारी टॉप पिक है, तो वहां पर डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव हमारा ध्यान बना हुआ है। अच्छा, चार्ट्स पे कैसा प्लेस मानस? कोल इंडिया नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। तो देखिए, कंसोलिडेशन दिखता है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा मूव शायद ना देखने को मिले। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ 225 पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, शायद उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 224 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो तभी करेंगे जब यहाँ पर आपको 236 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करे तब खरीदारी करेंगे, और उसके इसमें 245 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ये है कोल इंडिया। देखते हैं अब रिएक्शन कैसा आता है, उसके बाद रिविजिट भी कर लिया जाएगा। निफ्टी का ये नंबर रिएक्शन था। बाकी दोनों निफ्टी का अदानी पोर्ट्स और हिंडाल्को बाजार के दौरान आ गए थे। वायदा बाजार के दो नंबर्स, एक है सीमेंस और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। सतवेद साहब, आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट आप रेडी रखो, और सीमेंस के लिए मैं बहिती साहब आपके पास आऊंगा। हर्षदा, कैसे हैं नंबर्स? सीमेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आरती का बहुत खराब है। तो सीमेंस के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में 52% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 455 करोड़ का ये आंकड़ा आया। रेवेन्यू में 14% का इजाफा है, 4,873 करोड़ का ये फिगर, और ये दोनों आंकड़े, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा तो उम्मीद से बेहतर है। इबिटा के लेवल पर 37.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 566 करोड़ का इबिटा जो इनलाइन है। मार्जिन आप ध्यान दें 11.6% पर आए हैं। एक्सपेक्टेशन थी 12.2% की, लेकिन बढ़े जरूर है मार्जिन। इनके मोबिलिटी बिजनेस ने दरअसल बिजनेस को ड्राइव किया, और दूसरे बिजनेसेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आरती दूसरी तरफ, यहां पर आप देखिएगा मुनाफे में गहरा कट आता हुआ, 48% तक की गिरावट देखने को मिली। आरती इंडस्ट्रीज में 136 करोड़ का मुनाफा घटकर 70 करोड़ पर आ गया है। रेवेन्यू 12% घटता हुआ दिखाई दिया है। 1414 करोड़ का रेवेन्यू आरती इंडस्ट्रीज ने डिलीवर किया है, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इबिटा लेवल पर भी 28.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। इधर भी मार्जिन लगभग 300 बेसिस पॉइंट करेक्ट होकर 17.5% के मार्जिन जो है वो 14.5% के करीब आते हुए या फिर उसके नीचे देखे गए हैं। तो एक मिला जुला और दूसरा कमजोर। मिला जुला है सीमेंस, जिसपे यूबीएस की कॉल आई है, बाय रेटिंग 4,500 के लक्ष्य। उनका कहना भाई टॉप लाइन बीट तो तगड़ी है, उनके एस्टिमेट से 7% या स्ट्रीट एस्टिमेट से 7%, लेकिन हाँ मार्जिन के फ्रंट पे एक मिस। मिले जुले नंबर्स, लेकिन जिस तरह क्वार्टरली रन रेट मेंटेन कर रहे हैं उसको लेकर भरोसा जाग रहा है। तो ये है इस समय 3700, 3800, 4500 के लक्ष्य हैं बहिती साहब, लेकिन चार्ट्स पे सीमेंस का काउंटर। आशीष जी, सीमेंस में जो 31 तारीख को न्यूज आई थी शेयर होल्डर्स की, उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव अच्छा देखने को मिला था, और उसके बाद पिछले 7-8 दिनों से एक कंसोलिडेशन या गिरावट देखने को मिली। बट बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक ने अपना 20 डेमा को अच्छे से एज ए सपोर्ट में काम लिया है, और वहीं पे ये पूरा स्टॉक एक्यूमुलेट हो गया है। हमें लगता है कि एक बड़ा मूव अब वापस देखने को मिल सकता है, तो 3730 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी सीमेंस में। हमें लगता है कि इसमें शायद 3930 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये भाई साहब कहानी
सीमेंस की, दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज जहां पे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, रेवेन्यू से लेकर सारे आंकड़े चाहे क्यू ऑन क्यू देखूं या इवन साल दर साल खराबी है। सतपुते साहब, आरती। आशीष जी देखिए, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जितना निगेटिव है वो फैक्टर्ड इन है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा लेवल। मेरे हिसाब से अगर ये 450 और 460 इस क्लस्टर को रिस्पेक्ट दे तो पूरे चांसेस है कि ये यहाँ से रिकवरी देगा। अगर 450 के नीचे जाएगा तो ये जो ट्रेंड वीक है, जो वीक ही चल रहा है, ये फिर कंटिन्यू होगा। लेकिन जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, जिस तरह से इसके RSI इंडिकेटर्स है, लगता है कि काउंटर ओवरसोल्ड है, तो प्रोबेबली लोअर लेवल से ये खींचेगा। सो 450 का सपोर्ट ध्यान में रखें। सामने कहां तक जाएगा तो मेरे हिसाब से इस रिएक्शन जो आएगा वो 500 तक आ सकता है। तो ये जो रेंज है वो रहेगा 450 से लेके 500। 450 टूटेगा तो इस कॉन्ट्रा व्यू को निगेट कर दे। हाँ, ये है आरती। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट नंबर से बातचीत कर ली। हर्षदा के पास जाऊंगा, अभी तो और कैश मार्केट नंबर्स हैं जिसे ब्यूटीफुली गुड, बैड और अगली में क्लासिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। उससे पहले एक स्पेस जो ताबड़तोड़ तेजी में बनी हुई है वो है फार्मास्यूटिकल। रोज इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा होती है, रोज ब्यूटीफुली एक्सपर्ट सारे पिक्स लेकर आ रहे हैं। उस स्पेस को लेकर एक और बढ़िया खबर का तड़का ऐड कर देता हूं आज। भाई, जो ओवर प्राइसिंग का मामला था उसमें कहा जा रहा है फार्मा कंपनीज को एक बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है। क्या है पूरा डेवलपमेंट, इसके लिए जा रहा हूं दिल्ली। आलोक, सुबह सुबह आपको आपकी स्क्रीन पे दिल्ली से रेडी नजर आएंगे। आलोक, क्या मामला है ओवर प्राइसिंग का और किस तरह की राहत देने की तैयारी हो रही है और क्यों राहत देने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एनपीपीए जो ड्रग रेगुलेटर है उसकी तरफ से ओवर प्राइसिंग को लेकर जितने भी ड्रग कंपनियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, जिसमें ओवर प्राइसिंग की वजह से जो अमाउंट है उसको रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ड्रग कंपनियों को, फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक एमनेस्टी स्कीम की देने की तैयारी की जा रही है, जिसमें जो ब्याज और पेनल्टी लगाया जाता है उस पर राहत मिल सकती है। तो फार्मा कंपनियों के लिए भी बड़ी राहत होगी, क्योंकि फार्मा कंपनियां भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह से कोई स्कीम आए जिससे कि ये जो पुराने मामले चल रहे हैं उनको एक बार सेटल डाउन किया जा सके। तो ये मामले काफी पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं, और करीब मैं बता दूं कि 2200 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनको एनपीपीए ने रजिस्टर किया है फार्मा कंपनियों के खिलाफ। और इस फार्मा कंपनियों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें हम बात करें तो सिप्ला भी है, लुपिन भी है, मैनकाइंड भी है। तो लगभग सभी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ओवर प्राइसिंग के मामले चल रहे हैं। तो ये एक तरह से काफी पुराना मामला है और इसको लेकर सरकार की तरफ से एक एमनेस्टी स्कीम की तैयारी कर ली गई है, और उम्मीद है कि इसको जल्द ही ऐलान किया जाएगा। और सरकार को उम्मीद है कि जो ये पूरा अमाउंट है, रिकवरी का अमाउंट जो एनपीपीए की तरफ से है, ये करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन चूंकि ये ब्याज और पेनाल्टी की वजह से इतना ज्यादा अमाउंट हुआ पड़ा है, तो सरकार भी चाहती है कि जो भी रियलाइजेशन हो सके। तो सरकार को यही उम्मीद है कि इसमें 5-6 हजार करोड़ रुपए आसानी से सरकार को मिल जाएंगे। दवाई जो कंपनियां हैं वो राजी खुशी इस अमाउंट को दे सकती हैं। तो इसलिए एक एमनेस्टी स्कीम लाके जितने भी फार्मा कंपनियां हैं उनको राहत दी जाए और इस तरह के जो पुराने मामले चल रहे हैं ओवर प्राइसिंग के, उसको एक तरह से खत्म किया जाए। भाई साहब, ओवर प्राइसिंग का जो मामला था उसमें जो पेज फंसे हुए हैं उस पर एक एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी हो रही है। 13,000 करोड़ रुपए के आसपास के इश्यूज हैं और एमनेस्टी के थ्रू शायद एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक राहत देने की तैयारी। बढ़िया आलोक, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और सुबह सुबह क्लियरिटी देने के लिए। देखते हैं फार्मा स्टॉक्स, वैसे ही मूड माहौल बढ़िया है। कोई इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक पसंद आ रहा है तो गाबा सर आप जरा फार्मा पैक देख के रखिएगा। कोई भी इंडिविजुअल प्रिफर्ड पिक नजर आ रही हो तो मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर में। पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं, गुड बैड अगली के लिए। अच्छे नतीजों के साथ धामपुर चीनी पर आज नजरें रहेंगी आशीष। मुनाफे में 17% का इजाफा है, रेवेन्यू करीब 11% बढ़कर आए और एबिटा में 15% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स भी हल्के से बेहतर हुए हैं, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो लार्जली इनके एथेनॉल बिजनेस की तरफ से आई है, जहां पर एथेनॉल के कारोबार में 66% तक की रेवेन्यू ग्रोथ है और इनका एबिट एथेनॉल वाला 51% बढ़कर आया है। इसीलिए हमने देखा है नतीजे दरअसल अच्छी कैटेगरी में हमने हाईलाइट किए हैं। दूसरी तरफ हैप्पीएस्ट माइंड भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर डॉलर रेवेन्यू 3.5% बढ़कर आई है, $47 मिलियन। रुपी रेवेन्यू में भी 3-3.5% का इजाफा। एबिटा मार्जिन आप ध्यान दें थोड़े से ट्रिम होकर आए हैं, नियरली 23% के आसपास का एबिटा मार्जिन है हैप्पीएस्ट माइंड के केस में, और मुनाफा जो है वो सिर्फ 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, 3.5% तक की ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी कह रही है कि 2031 तक ये $1 बिलियन तक का जो गोल उन्होंने टारगेट किया है
और उसमें करीब 25% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस गोल के साथ वो बने रहेंगे, हालांकि इस पर्टिकुलर साल में वो ग्रोथ शायद आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक एमएनए पर ये रिलाय कर रहे थे। अब तक वो एमएनए हुआ नहीं है, वो डील साइन नहीं हुई है, तो इस साल थोड़ी सी ग्रोथ धीमी हो सकती है ओवरऑल एनवायरनमेंट के चलते, लेकिन ये अपने 2031 के टारगेट को लेकर बरकरार है। अब आते हैं दूसरे नंबर्स पर। बिरला कॉर्प आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा भले ही 4% नीचे आया हो, लेकिन रेवेन्यू देखिएगा 9% बढ़कर आया। इबिटा में 15% तक की ग्रोथ है, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ करीब 12% की है, उसका फायदा दरअसल टॉप लाइन में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि रियलाइजेशंस करीब 2.5% घटे हैं इस साल, इस क्वार्टर ईयरली आधार पर। खराब कैटेगरी में गुजरात एल्कलीज 57 करोड़ का लॉस आया है। प्रॉफिट में थी कंपनी पिछले साल इस तिमाही में। रेवेन्यू में 19% तक की गिरावट। इबिटा आप देखेंगे 86% आ गया, तो बहुत ही खराब नतीजे इस कंपनी के। जीएसएफसी के लिए भी एक खराब नंबर है, तो इसे आप अगली वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बीच में दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियों का भी प्रदर्शन खराब। 79% तक का दबाव प्रॉफिट में, 32% रेवेन्यू उनका गिर के आया है। इबिटा में भी 73% तक की गिरावट देखने को मिली है। 17% के मार्जिन लगभग 7% आ गए, 10% का करेक्शन, बहुत ही पेनफुल क्वार्टर कंपनी के लिए। मिधानी डिसेंट परफॉर्मेंस, रेवेन्यू 63% बढ़कर आया है, वो हाईलाइट है। 25% का इजाफा इबिटा में, प्रॉफिटेबिलिटी 5% बढ़ती हुई। मार्जिन्स पर हालांकि थोड़ा सा दबाव आया इनपुट कॉस्ट के चलते। EIH ओबरॉय होटल चलाने वाली कंपनी, यहां पर मुनाफे में 65% की ग्रोथ, रेवेन्यू 26% बढ़कर आया। इबिटा में 56% तक का इजाफा है और मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़कर आए हैं, लगभग 31% के मार्जिन्स है। तो हर पैरामीटर पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस EIH की तरफ से। प्रेस्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन ब्रिगेड के केस में वो नहीं हुआ है। प्रेस्टीज के केस में मुनाफा 30% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव आया 13% का। हालांकि इनके इबिटा में ऑपरेशनली बेहतरी देखने को मिल रही है, 14% का इजाफा है। मार्जिन्स बड़े हैं, 23% या 24% के से बढ़कर 31% पर आए। लेकिन इसके ठीक सामने ब्रिगेड का परफॉर्मेंस फीका है। रेवेन्यू 902 करोड़ से घटकर 654 करोड़ पर आया। मुनाफे में 56% का दबाव देखने को मिला है। इबिटा 233 करोड़ से घटकर 175 करोड़ पर आया। इस केस में मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन बाकी नंबर्स पर दबाव बनता दिखाई दिया है। आइडिया फोर्ज आप लोग मेंशन कर ही रहे थे कि क्वार्टरली आधार पर इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रेशर देखने को मिला है। रेवेन्यू 2% नीचे, मुनाफा हाउएवर 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स के फ्रंट पर हमने देखा है मार्जिन्स ट्रिम हुए हैं, लेकिन आज इसके लिए वो बड़ी खबर यही है जो सरकार तैयारी कर रही है कि दरअसल डिफेंस सेक्टर में काम के लिए लाने वाले ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उस पर सरकार पाबंदी लगाने की तैयारी में है और वो एक ओवरहैंग रह सकता है स्टॉक पर ज्यादा। लगे हाथ ऑयल इंडिया भी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन अच्छा नहीं है। मुनाफे में 10% की गिरावट, रेवेन्यू 16% घटकर आया। इबिटा फ्लैट है और मार्जिन्स थोड़े से बेहतर जरूर रहे हैं। मार्जिन ही हाईलाइट है दरअसल ऑयल इंडिया के नंबर्स का। मार्जिन हाईलाइट है ऑयल इंडिया का और कच्चा तेल उछल रहा है $86 के वापस ऊपर कामकाज करता हुआ। क्विकली मानस, ऑयल इंडिया। देखिए, अगर ऑल इंडिया की बात करिए तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड काफी समय से हम स्टॉक में देख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस अब दिखने लगा है 275 276 के आसपास, और वो पहले भी मेरे ख्याल से अभी 2-3 मंथ पहले भी यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आप पोजीशन में बने रहिए। 264 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी 273 रुपए, 276 रुपए, 276 के ऊपर करेंगे और फिर 300 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। गाबा सर, कोई फार्मा स्टॉक मजा आ रहा है कहीं, या छोड़ दिया जाए? नहीं, लेना चाहिए बिल्कुल। मुझे स्टॉक 1-2 पसंद है। एक तो है, मुझे लगता है एक बायोकॉन है, जो पिछले 2 दिन पहले भी मैंने दिया था। बायोकॉन 273 पर ट्रेड कर रहा है, ये 300 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। अपू है यहाँ पर 265 का कोई स्टॉक चले बायोकॉन पर, तो मेरे ख्याल से अपू मिलना चाहिए। दूसरा, ग्लैनमार्क पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्लैनमार्क भी बाय मोड पर है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच है, लेकिन अपू ऑन 825 पर ट्रेड कर रहा है। 840 850 जा सकता है, स्टॉप होगा 817। तो यस, फार्मा अच्छा लग रहा है। फार्मा अच्छा लग रहा है, फार्मा चल भी रहा है। बायोकॉन गाबा सर ने, बायोकॉन मानस ने, सबने बढ़िया तरीके से राइट कराया हुआ है। बायोकॉन पहला प्रिफर्ड पिक हो गया फार्मा स्पेस का, और एल्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भी थोड़ा सा स्ट्रेच, लेकिन इन लेवल्स पे अभी भी अट्रैक्टिव। शायद अप मूव्स यहां पे भी कंटिन्यू हो।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज रडार पे, क्या हो गया? जीएसटी की तरफ से इनको एक कारण बताओ नोटिस मिला है आशीष। डीजीएसटी ने कहा है कि ब्याज के साथ कंपनी पर करीब करीब 273 या 275 करोड़ के आसपास का टैक्स की मांग उनके सामने आई है। कंपनी हाउएवर कहती है कि 104 करोड़ की इन्होंने रकम जमा कर दी है और कोई बकाया नहीं है, लेकिन विवाद है और उस स्टॉक को पर आपकी नजरें होनी चाहिए। थोड़ा सा ओवरहैंग इस पर्टिकुलर जीएसटी की तरफ से जो डेवलपमेंट आई है रह सकता है शेयर पर आज। ये कहानी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। ये ठीक है, 104 दे दिए, 200 कुछ रुपए का टोटल क्लेम था जीएसटी का, है ना? तो इसके प्रॉफिट्स हैं, डिसेंट हैं। मैं ऐसे देख रहा 520 करोड़ रुपए क्वार्टरली, ठीक है, चल जाएगा इसको। लेकिन चार्ट पे फिर भी क्विकली पूछ लेता हूँ, सावंत साहब, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। जी आशीष जी, इसको मैं जब देखता हूँ ये रेंज के ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है जो होगा 1420-25 के जोन में। तो दो तरीकों से इसको ट्रीट करना चाहिए। एक तो ये अगर 1425 के ऊपर निकल जाए तो इसमें मोमेंटम आएगा, फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1395, जस्ट 1400 के नीचे, और यहाँ से आप लेवल्स देख सकते हो करीबन 1485 तक। दूसरा तरीका होगा इसमें वीकनेस नजर आए और ये 1390-95 के जोन में अवेलेबल हो जाए करीबन 1-1.5% नीचे, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और आपका स्टॉप लॉस होगा 1370, 1370। दोनों ही केसेस में आपकी रिस्क 1 से 1.5% होगी और वहां से जो रिवॉर्ड होगा करीबन 2-2.5 से 3% का होगा। तो या तो ब्रेकआउट के ऊपर 1425 के ऊपर या 1390-95 के जोन के करीब बाइंग करनी चाहिए। क्विकली हर्षदा, बाकी के सिंस। अदानी एंटरप्राइजेस और विल्मा दोनों ही रेडार पर रहेंगे आशीष। ऐसी रिपोर्ट्स अखबारों में हैं कि दरअसल कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस जो अदानी विल्मा में 44% हिस्सा होल्ड कर रही है, उसमें से मेजॉरिटी स्टेक बेचने की तैयारी में है और माइनॉरिटी स्टेक रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या डेवलपमेंट आता है। दोनों ही स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। लुपिन की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है। लुपिन की दरअसल एक इकाई है जिसको यूएस एफडीए की तरफ से इनके एक एएनडीए के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये लार्जली एक स्किन कंडीशन एक्जिमा के ट्रीटमेंट में काम करेगी दवा, जिसका मार्केट साइज लगभग $10 मिलियन का है, तो वो एक पॉजिटिव है। साथ ही जय भारत मारुति नतीजे अच्छे रहे। नतीजों के साथ साथ कंपनी ने 5:2 का स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और टाटा मोटर्स की कल जो एजीएम हुई है उसमें एन चंद्रशेखरन जो कंपनी के दरअसल चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है और रीइटरेट किया राधा कि डोमेस्टिक बिजनेस टाटा मोटर्स का FY24 यानी कि इस साल में नियरली नेट डेट जीरो हो जाएगा और JLR नेट डेट जीरो हो जाएगा FY25 में। तो ये भी स्टॉक आप रेडार पर रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। इसी के साथ मुनाफे की तैयारी में सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। एक काम करा जाए, ट्रांजिशन कर लिया जाए यहां से अब पहला सौदा की तरफ। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। 3 मिनट बचे हैं प्री ओपन में और इंडिकेशंस हैं कि एक फ्लैट शुरुआत हो। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक तड़का आपको आज भी बहुत शानदार मिलने वाला है और मिड कैप इंडेक्स हो सकता है आज फिर एक ऑल टाइम हाई लगा दे। हालांकि यूएस मार्केट से क्यूज खराब रहे, एशिया में भी थोड़ा सा पिकअप है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 14 पॉइंट की डाउन टिक होगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आशीष, वीरू को भी जोड़ लें फिर शो में।